हर किसी ने अपने अपने तरीके से सवालात किए और इसके बाद जवाबात जो है दिए जा रहे थे वज़ीर दाखिला की जानिब से। और उसमें बताया गया है कि आखिर आर्टिकल 370 को हटाना ज़रूरी क्यों था और 35A को क्यों हटाया गया है, उन तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी आवाम हैं उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको जीतना होगा, लेकिन जो भी किया गया है वो मुल्क के लिए किया गया है, मुल्क के आवाम के लिए किया गया है। और यही वजह है कि आर्टिकल 370 को लेकर हर कोई अपने अपने रद्दअमल का इजहार कर रहा है। कांग्रेस की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद अपना जो पक्ष है वो रख रहे थे और वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी बताया गया है कि आखिर इसको हटाना क्यों ज़रूरी हो गया था, क्यों इसको हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको पार कर लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के तौर पर किया गया है ताकि आने वाले वक्त में उसका डेवलपमेंट हो सके। अब वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग के बाद बताया जाएगा कि कितने वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, कौन कौन लोग हैं। महासचिव। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जब माननीय अध्यक्ष अब मतदान बोलेंगे तो मैं मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी और उसके साथ साथ एक गोंग की आवाज़ सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की आवाज़ के पश्चात ही दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि दोनों बटन एक साथ दबाएं। एक बटन माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर रेड बटन लगा है और सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से एक बटन हरा रंग हाँ के लिए, लाल रंग नहीं के लिए और पीला रंग मतदान में भाग ना लेने के लिए। पहले गोंग से दूसरे गोंग ध्वनि के बीच में 10 सेकेंड का समय रहता है और जब आपको पहले से दूसरे गोंग की आवाज़ सुनाई दे, उन दोनों गोंग की साउंड के बीच में दोनों बटन दबा के रखना अनिवार्य है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। गोंग की आवाज़ सुनने के पहले अगर आपने बटन दबाया तो आपका मत दर्ज नहीं होगा, इसका कृपया ध्यान रखें। यदि आपका मत गलत दर्ज हुआ है तो आप स्लिप से भी वोटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए। मेरे विचार में डिवीजन अब मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस वक्त की अहम खबर, सीधी तस्वीरें भी आपको हम लोकसभा की दिखा रहे थे जहां पर वोटिंग चल रही है और इसके अंदर वोटिंग में जम्मू कश्मीर के जो तश्कील-ए-नौ बिल है उसको पास करा लिया गया है लोकसभा से भी। इससे पहले कल राज्यसभा में इसको पास कराया गया था और आज लोकसभा में भी इसको पास करा लिया गया है। हालांकि कोई बड़ा मसला नहीं था क्योंकि पूरा मैंडेट है लोकसभा में, लिहाजा जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल लोकसभा में पास करा लिया गया है। और जिस तरीके से अलग अलग लोगों की जानिब से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि इसको हटाने के पीछे क्या क्या वजूहात हैं, मकसद है, और हर कोई अपनी दलील दे रहा था, लिहाजा बिल की हिमायत में 351 और मुखालफत में 72 वोट पड़े हैं। तो ये भी साफ हो गया है कि कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाए। माननीय सदस्य गौरव जी, सबको बैठ के, हाँ बैठ के बढ़ाओ स्लिप। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351, ना 7272, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर तो फिलहाल वोटिंग हुई है और वोटिंग के अंदर आपने सुना कि किस तरीके से 351 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं और 72 उसके खिलाफ। अब मतदान। प्लीज बैठ जाइए। बिल मुकम्मल हो जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। मुझे लगता है मशीन का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए मैं निर्णय देता हूं पुनः मतदान का। कोशिश ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस बिल को मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया जाए और उसके बाद अब सदर जमहूरिया के पास इसको भेजा जाएगा, जहां पर सदर जमहूरिया की मोहर लगकर ये बिल मुकम्मल हो जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पास हो गया है। माननीय कोई प्रॉब्लम है? बैठ जाए, निर्णय सुनाना है, बैठ जाए। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 366, ना 66। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, चूंकि श्री सौगत राय जी ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पास हो गया है। इस वक्त की ये अहम खबर, जहां पर लोकसभा से भी इस बिल को पास करा लिया गया है। बिल की हिमायत में 367 और बिल की मुखालफत में 67 वोट पड़े हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पास हो चुका है। इस वक्त की अहम खबर, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवान से इसको पास करा लिया गया है और सभी की नज़रें इन बिल के ऊपर टिकी हुई थी। कल से ही लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो लोगों के अलग अलग रद्दअमल है, वो भी अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं कि कौन इसकी मुखालफत में उतरा हुआ है और कौन लोग हैं जो इसकी हिमायत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कई सारे लोगों की ये मांग थी, मुतालबा था कि इसको ख़त्म किया जाए, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए, 35A को हटाया जाए और उसी का ये नतीजा है कि बिल की हिमायत में 367 वोट पड़े हैं, जबकि बिल की मुखालफत में 67 वोट पड़े हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पास करा लिया गया है। तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी इसको पास करा लिया गया है। कल राज्यसभा में इसको पास कराया गया था और आज लोकसभा में भी इस बिल को पास करा लिया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा अब दोनों ही ऐवान से इसको पास करा लिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवान में इस बिल को रखा गया, उसके ऊपर चर्चा हुई, जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जवाब दिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं दो तस्वीरें, एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई है और दूसरी तरफ जश्न की तैयारी भी आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए, यानी कि जो एक कानून बन गया है उसके नाफिज होने के पहले की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इसके बाद अब ये सदर जमहूरिया के पास जाएगा, वहाँ पर सिग्नेचर होंगे, मोहर लगेगी। लेकिन दोनों ही ऐवान में इसको जैसे ही पास कराया गया, उसके बाद जश्न का ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इस बिल की हिमायत में काफ़ी लोग हैं। ये बात अलग है कि बहुत से
जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने सियासी मफाद के लिए इसकी मुखालफत कर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सड़कों पर नज़ारा है वो देखने लायक है, जहां पर लोग झूमते गाते नज़र आ रहे हैं और साथ ही आतिशबाजी का भी नज़ारा देखा जा रहा है। वाकई में ये तस्वीर है एक नए सवेरे की और कश्मीर में नया सवेरा हो रहा है। कई ख़ास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले उनका तारुफ हम कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 370 को हटाए जाने के बाद अब कश्मीर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो पाएगा। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। अमित रैना जी है रोशन कश्मीर से, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सीमा सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा कि वाकई में जिसका इंतज़ार था, जिस दिन का इंतज़ार था वो आ ही गया, क्योंकि 370 को लेकर अब से नहीं या फिर पिछले 10 सालों से नहीं, जब से ही बीजेपी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से कई आपने चुनाव लड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद था कि किसी तरीके से इस आर्टिकल को यहां से हटा दिया जाए और शायद यही वो दिन था कि जिसके अंदर कामयाबी हासिल हुई है। सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहूंगा आपकी मैं। देखिए साहब, मैं तो एक दुष्यंत की एक शीर से अपनी बात को शुरू करूंगा और वो ये है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बस ये एक राजनीतिक विल और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी की वजह से आज 70 साल से ये देश जो है इस तरह का दंश झेल रहा था जी। और आज जो दंश का जो एक शुभारंभ हुआ है जिस वे में, देखिए आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब अपना बलिदान दिया, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे ना बोलने वाला था, ना आवाज़ उठाने वाला था, ना उस मौत पे कोई क्रंदन करने वाला था, ना आलाप और ना बिलाप था। ना कभी हमने सोचा था कि इस देश में ये स्थिति बनेगी कि वही कश्मीर के लोग होंगे जहाँ पे मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 2% वोट देंगे और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को 7% वोट देंगे। ये बात राय शुमारी की कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ लिया जाता, अरे कांग्रेस वालों थोड़ी शर्म कर लो, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था तो तब तुम गूंगे बहरे थे, जब तिरंगा फहराने से रोका गया तब तुम गूंगे बहरे थे। और ये वो लोग हैं जो 11% पे कहते हैं कि 370 नहीं हटेगा। तो ये जनमत की जीत है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है 370 हटाना। और ये मानकर चलिए कि 370 आज से हटा है और कल से वहां जन्नत के बाहर अगर आप देखेंगे तो ये 370 हटने के बाद ही आपको दिखाई पड़ेगा और ये सुनाई नहीं पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार जो है ना, भारत सरकार सिर्फ 370 ही नहीं हटाएगी, अब वहां से गुर्बत, गरीबी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, जितनी भी चीजें हैं जो आज झेल रहे हैं लोग वहां के, वो सब चीजें हटाएगी। ठीक है सर, ओके। अमित रैना जी, जो महेश जी बता रहे हैं कि अब जो कल का सवेरा है वो नया होगा, वहां पर विकास की गंगा बहेगी वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, कितना मुश्किल या फिर कितना आसानी से हम कह सकते हैं? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जहां तक मैंने अभी पिछले गेस्ट से बात किया है, उनका ये कहना है कि अभी काफी वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन यह है कि उम्मीद की किरण जरूर जगी है। देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कि जो 70 साल से हम सुनते आ रहे थे, आज किसी ने पूरा कर दिया। कि हम हर बार कहते थे कि भाजपा कहती है जहाँ हो बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हम हार आ रहा है, मगर कुछ करते नहीं। तो आज कम से कम उन्होंने वो कदम तो ले लिया और जो दो सबसे बड़ी डिमांड थी इस देश की 370 और 35 से हटाना, वो हटा दिया। अब जहाँ तक बात आती है डेवलपमेंट की, मुझे नहीं लगता है डेवलपमेंट का इशू था कभी। पारित हुआ। माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 14। अध्यक्ष जी, मैं ये बिल को विड्रॉ करना चाहता हूं, सदन अनुमति दे, क्योंकि धारा 370 जब राष्ट्रपति महोदय समाप्त करेंगे, इसके बाद ये बिल को लाने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये बिल वहां का कानून बन जाएगा। रिजर्वेशन बिल को मैं जो 14 नंबर की सूची पर है, इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ।
रिजर्वेशन बिल को विड्रॉ करने की इजाज़त मांगी गई है और कहा गया है कि इसको वो विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली वो उसी में आ जाएगा। जब ये पुनर्गठन की बात निकल कर सामने आई है तो उसमें ही ये सब चीज़ें अमेंडमेंट हो जाएगी और इसलिए इसको विड्रॉ करने की बात वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कही है, क्योंकि आर्थिक आधार पर ये रिजर्वेशन की बात निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि पुनर्गठन बिल लेकर आया गया है और इस तश्कील-ए-नौ बिल के अंदर इस तरह का अमेंडमेंट किया गया है। हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। मंत्री जी विधेयक वापस ले लें। मैं ये विधेयक को वापस लेना चाहता हूं। सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं। फिलहाल ये विधेयक वापस ले लिया गया है और जिस तरीके से रिजर्वेशन बिल को विड्रॉ करने की बात थी वो अब वापस ले लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है वो आपको दिखा रहे हैं और जिसमें हर बिल के ऊपर पहले चर्चा हो रही है और फिर उसको सर्वसम्मति से पास कराया गया। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटान हुआ। केंद्रीय बजट 2019-20 पर चर्चा 17 घंटे 23 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अधीन 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 82 पर चर्चा 13 घंटे 6 मिनट रात को 12 बजे तक चली। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 83 पर चर्चा 7 घंटे 44 मिनट तक चली। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांग संख्या 84 और 85 पर कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 1 और 2 पर चर्चा 9 घंटे 13 मिनट तक चली। युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए मांग संख्या 100 पर चर्चा 4 घंटे 14 मिनट तक चली। शेष मंत्रालयों के केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर 17 जुलाई 2019 को मतदान के लिए रखा गया। वे पूरी स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ। वर्तमान सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयक पुरस्तापित किए गए और कुल मिलाकर 36 विधेयक पारित हुए और संसद के अंदर 1992 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा विधेयक पारित आप सबने संसद में किए। महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तंभ विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, मजदूरी संहिता विधेयक 2019, दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2019, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद
370 से संबंधित एक सांविधिक संकल्प जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को लेकर लगातार अलग अलग लोगों के रद्द-ए-अमल का इजहार यहां पर किया गया है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और एक बार फिर से मैं रैना साहब के पास आना चाहूंगा। आप कुछ जो उस वक्त बयां कर रहे थे, मेरा सवाल ये था कि अब ये 370 जो है यहां से हटा लिया गया है, इसके बाद पूरे तरीके से मुकम्मल होने के अंदर कुछ तो वक्त जरूर लगेगा। ये नहीं है कि भाई आज हमने हटा लिया इसको, कल से जो सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन किस किस तरीके से वहां के लोगों को भी एतमाद में लेना होगा कि भाई ये जो है आपके हक में है और इससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब 370 आया था, 370 काफी लोग कहते हैं कि गलत आया था, बट उस समय की जरूरत थी। हैं आपका भी इस्तकबाल करते हैं क्योंकि रैना जी आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सीमा सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो नुमाइंदे हैं शोएब रजा, वो भी कह रहे थे कि लद्दाख के अंदर तो हालांकि कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लद्दाख में तो सब लोगों का यही था, लेकिन कश्मीर में कहीं ना कहीं लोगों की बात यह है कि वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाराज हैं कि भाई अगर कोई फैसला लेना था तो हमको बताना चाहिए था, आपको हम उसके ऊपर वोटिंग कर सकते थे या फिर हमारे से कम पूछ लिया जाता। देखिए, ऐसा है कि आज अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फैसला सबसे राय मशवरा करके क्यों नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि ये एक बेतुका बयान है। उसका रीजन ये है कि कश्मीर के जिस तरीके के हालात रहे हैं, और कश्मीर में भी अगर आप देखिए तो लगातार जब महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो या सेपरेटिस्ट हो, इन लोगों ने ज्यादा लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और मैं अगर आज आपसे पूछूं कि 370 से कश्मीरियों को वाकई में फायदा क्या हुआ, 370 का कश्मीर में वाकई में इस्तेमाल कैसे किया गया। कश्मीर आज भी एक बैकवर्ड स्टेट की कैटेगरी में आता है, आज भी वहां का युवा रोजगार के लिए परेशान है, आज भी वहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे एक्ट लागू नहीं होते हैं। तो अगर आप 370 का फायदा देखेंगे तो वो गिनी चुनी इन पॉलिटिकल पार्टीज और इन सेपरेटिस्टों को हुआ, जिन्होंने 370 के नाम पे लोगों को न केवल गुमराह किया बल्कि उनको कहीं ना कहीं इमोशनली एक्सप्लॉयट भी किया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को देखिए, सरकार का अगर आप पिछले 5-6 साल का जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, तो सरकार ने पहले वहां पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश करी है। अगर आप वहां पे देखिए, वहां पे डेवलपमेंटल वर्क्स को जिस तरीके से बढ़ा के वहां पे काम करने की कोशिश की गई, लोकल लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया, अगर आपने देखा हो कि सेना में भर्ती के लिए जिस तरीके के वहां पे यूथ का रिस्पॉन्स था, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। और सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती की खुद अनंतनाग में जो हार हुई, ये कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ये जो वहां के लोग, जो वहां के मठाधीश राजनीति के बने हुए बैठे थे, कहीं ना कहीं इनकी जमीन खिसकी है। और सरकार का ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मूव था। ओके, शोभी खान जी, अब क्योंकि इसको अगर हम कानूनी तौर पर देखें, क्योंकि हर किसी ने जरूर इसके कानूनी पहलुओं पर बातचीत की होगी, चर्चा की होगी, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर अभी भी एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कुछ बात हो जाए और फिर दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की वो कोशिश करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना किसी भी सिटीजन का या किसी भी संस्था का एक लीगल राइट है, तो हम उनके उस राइट को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। रही बात इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहती हूँ कि कोई लीगल वैलिडिटी, कोई लीगल ग्राउंड ऐसा मुझे बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मुझे नजर नहीं आता है इस कानून में जो कि इसके विरोध में जाए। ठीक है, तो ये जबरदस्ती के कुतर्क ये लोग दे रहे हैं, जो कि हमेशा से देते आए हैं। आपने ट्रिपल तलाक में भी देखा होगा, ट्रिपल तलाक का कानून जब पास हुआ, जो कि सीधा सीधा ना ही सिर्फ औरतों का जो है सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, उनके रेप्स हो रहे थे और हलाला की प्रैक्टिस एंड ऑल, इतनी ज्यादा गंदी एक व्यवस्था के खिलाफ भी जो कानून आया, उस पर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो इनके सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बात को तो मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों के पेट में दर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, जैसे कि अभी मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला है कि ये मठाधीश बन के बैठे हुए थे, ये जो अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज एंड हुर्रियत्स और ये जो न्यू ब्रिगेड, शहला राशिद, उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग सब लोग एक अपना एक मोनोपोली कश्मीर में बना के बैठे हुए थे। 370 की आड़ में वहां पे क्या नहीं हो रहा था, आप ये बताइए। जो रेस्ट ऑफ द इंडिया का कोई भी सेंट्रल एक्ट वहां पे लागू नहीं होता था, जिसकी वजह से वहां पे करप्शन था। वहां पे आरटीआई एक्ट नहीं होता कि बड़े से बड़ा कांड करके वो लोग बच सकते थे कि आरटीआई लगा के आप कुछ उनके बारे में निकलवा नहीं सकते हैं। अब जो हुआ है, अब सरकार ने 370 हटा के कश्मीर
और हिंदुस्तान के बीच में जो इन्होंने एक दरवाजा बंद किया हुआ था, जिस दरवाजे पे ये लोग सब खड़े थे, वो दरवाजा खोल दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि कश्मीरीज को कन्विंस करना चाहिए था, देखिए एक जब साइकोलॉजिकली आदमी इतना ज्यादा एक समाज को, एक स्टेट को अपने साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ था कि वो ऐसे नहीं समझते, वो अगले 100 साल भी नहीं समझते। तो अब जो ये स्टेप ले लिया गया है, इसके जो रिजल्ट उनके सामने आएंगे, जो SC ST ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन है, वहां पे इन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी तक नहीं थी। एक दलित जो कितना ही ज्यादा एजुकेटेड हो, कितना ही ज्यादा पढ़ लिख के बाहर से आए, उसको अपनी ही स्टेट में एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं मिलती थी। उसको बोला जाता था कि तुम्हारे पास तो PR नहीं है, तो तुम तो अपना झाड़ू ही लगाओगे यहाँ पे। इस तरह के इंसिडेंसेस हैं। तो जनता को, कश्मीरियों को खासतौर से समझना चाहिए कि उनके बेटरमेंट के लिए ये फैसला हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो बीच के मठाधीश और ठेकेदार बैठे थे, उनको हटा दिया है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रही हूं कि जो गवर्नमेंट है वो एक सिटीजन पे ऑन एन एवरेज 3,600 रुपए खर्च करती है। एक कश्मीरी पे 14,000 रुपए गवर्नमेंट खर्च करती थी, लेकिन वो पैसा उन कश्मीरियों तक नहीं पहुंचता था। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यही मठाधीश लेते थे, सारे डीलिंग्स यही लोग करते थे, ना कोई इंडस्ट्रीज खुलने देते थे, ना रोजगार पहुंचने देते थे, ना कश्मीरियों तक पैसा पहुंचने देते थे। सिर्फ इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान परस्ती के नाम पे, शरिया के नाम पे उनका इमोशनल ब्लैकमेल करते थे और उनको डरा के फियर मॉन्गरिंग करके अपनी सत्ता में रहते थे। और यही वजह है कि वहां पर अभी तक जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जिस तरीके से अभी सर ने बात कही थी कि वहां पर जो है सेब का जो एक जिक्र किया गया था कि काफी अच्छी जो वहां पर पैदावार होती है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रत्नेश द्विवेदी जी। रत्नेश जी, अगर हम एजुकेशन के लिहाज से भी अगर देखें यहाँ पर, तो बहुत सारे हम कश्मीरी अपने भाइयों को देखते हैं कि वो अलग अलग जगह पर जाते हैं। IIT की बात हो, IIM की बात हो या फिर एम्स की बात हो, इन तमाम चीज़ों के भी तो रास्ते कहीं ना कहीं खुलेंगे फिर। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि कई दफे ये इंडिया को यूं समझें कि एक परिवार है बहुत बड़ा, और हमारे पुरखे कई दफे डिसीजन कुछ लेते हैं उस वक्त की, जैसा रैना साहब ने कहा कि उस वक्त जो परिस्थितियां थी, जो उस वक्त हमारे सामने हालात थे, हिंदुस्तान के सामने स्वतंत्रता के तुरंत बाद हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, और उस वक्त सरदार पटेल ने, हमारे पुरखों ने कुछ फैसले लिए, और आज नई पीढ़ी ने जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई है, उससे उन चीजों को खत्म किया है जो वहां 370 और 35A है। लेकिन आप देखिए उस वक्त परिस्थितियां कितनी, मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि संविधान की बात हो रही है, मैं संविधान पे भी चर्चा कर लूं। उस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने दो पार्ट्स के इंडिया के 562 रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद या निजामाबाद वो रह गई थी, जहां चैलेंजेस सबसे ज्यादा थे। और एक चीज इसमें आती है IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, हम चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वो वक्त था जब महाराजा हरि सिंह ने ये डिसाइड किया था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि विंटर्स जो 1947 के थे, वो फेवरेबल नहीं रहे कश्मीर के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी ने कबायलियों के शेप में, कबायलियों के गेटअप में कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब उनके पास इतनी समृद्ध सेना नहीं थी, तो उन्हें भारत की तरफ पूछना पड़ा पंडित नेहरू से कि आप हमारी मदद करें। सर, ये तो सब तमाम चीजें जो है माजी की चीजें हैं, हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं एक मिनट लूंगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वाज वेरी मच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 370 ये 1947 में और आर्टिकल 35A 1954 में शामिल किया गया। लेकिन जो इसकी खामियां थी, जैसा शोभी खान जी ने कहा, मैडम ने कहा, खामियां तो बहुत सारी हैं इसमें। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कल से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, तो खामियां तो, इन खामियों से हमें निजात मिलेगी। जाहिर सी बात है, कश्मीरियों को, जम्मू वालों को, लद्दाख वालों को उनका हक मिलेगा। बिल्कुल हक मिलेगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास रैना जी, क्योंकि बात हक की हो रही है। हर कोई कह रहा है कि जो कश्मीरी है उनको बताना होगा कि भाई ये चीजें जो है आपके हक में हैं, और अभी तक आपको बरगलाया गया है। आपके पास डेवलपमेंट की जो किरण थी वो नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है उसके अंदर रोड़ा बनता था। अब अगर इंडस्ट्रीज लगेगी, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और क्योंकि मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था कि कोई एक हेलमेट कंपनी है, उसने ऑफर तक कर दिया है अभी वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए। आप किससे, मुझसे पूछ रहे हैं? मैं रैना साहब से पूछ रहा हूं।
देखिए, ऐसा है कि डेवलपमेंट तो ज़रूर बहुत पीछे रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए साधन नहीं मिलते थे, आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव नहीं थे। देखिए, मगर एक चीज़ हमको ये भी याद रखनी पड़ेगी, लैंड के अलावा पॉलिटिकल क्लाइमेट की भी बड़ी ज़रूरत होती है, और वो पॉलिटिकल क्लाइमेट अनफॉर्चुनेटली बनने नहीं देते थे 370 और 35A के चक्कर में। वो अपने आप को इतना अलग रखते थे कि उनको डर रहता था कि हिंदुस्तान से अगर डेवलपमेंट आएगी तो लोग जिनको आज बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनको वो आज गुमराह कर रहे हैं, वो शायद सवाल पूछना शुरू कर दें कि आपने इतने सालों में ये सब क्यों नहीं किया जी। तो जो देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, शेख अब्दुल्ला ने जब कश्मीर में प्रधानमंत्री बने तो उन्हें लगा मैं अब ये शेखडम हो गया है मेरा, अब मैं यहाँ का मतलब मैं शेख ही हूँ यहाँ का। तो ये समस्या रहकर और ये सोच चलती रही पूरे परिवार में, और उसके बाद मुफ्ती साहब आए, ये सोच चलती रही। तो आज जो 370 का सबसे बड़ा जो है कि आज कश्मीरी अपने आप को भारत से भिन्न नहीं समझ सकता। देखिए, अभी ट्रिपल तलाक का कानून आया था, ट्रिपल तलाक कानून जेएंडके में अप्लाई ही नहीं होता अगर 370 होता और अगर स्टेट एनेक्ट नहीं करता। छोटी छोटी चीजें, मुझे याद है एक बार मैंने सीबीआई में आरटीआई डाली कश्मीर में, सीबीआई का कश्मीर से रिप्लाई आया मेरे को कि जेएंडके इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट सो विल नॉट रिप्लाई। फिर मुझे यहाँ सीआईओ पे डालनी पड़ी और रिप्लाई आया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर आपने लोगों को हर चीज से वंचित रखा हुआ था, और आज जो इतना बड़ा कदम उठाया है उससे इंटीग्रेशन, सिंबॉलिक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंबॉलिक इंटीग्रेशन बहुत ही जरूरी थी और वो हुई है आज। ठीक है, यहाँ पर शुभिकांत जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं इसमें एक बात और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है कि अब इनका ये कश्मीर वाला मुद्दा तो इन्होंने इतना डेयरिंगली सॉल्व कर ही लिया है, अब इनकी नेक्स्ट नजर होगी पीओके पे। अब ये बात करेंगे बल्टिस्तान की, अब ये बात करेंगे बलूचिस्तान की, अब ये बात करेंगे सिंध की। तो अब वो उछल के हम यूनाइटेड नेशंस जाएंगे, हम ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये सब चीजें वो कर रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसमें और प्रॉब्लम्स भी जो हो रही है, जो हमारे इंटरनल भी हमारे देश में ना, जो दुश्मन, बाहरी दुश्मन तो है ही, हमारे देश में इंटरनल बहुत दुश्मन बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने पिछली डिबेट में भी बोला था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो शेख अब्दुल्ला के साथ मिलके जो ये एक 370 डाल के जो ये गांठ, एक बोन ऑफ कंटेंशन जो छोड़ा था हमारे देश में, उसके बहुत दूरगामी परिणाम थे। उन्होंने देश का विभाजन सिर्फ 2 टुकड़ों में नहीं किया था, अपनी विजन के हिसाब से 3 टुकड़ों में कर दिया था। 2 तो प्रोमिनेंट लोगों को पता चल गए थे, तीसरा उन्होंने ये डाल दिया था कि आगे आने वाले टाइम में ये भी एक इस्लामिक स्टेट बन के भारत से टूट जाएगा। लेकिन लकीली सौभाग्य, हम लोगों के भारतीयों के सौभाग्य से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग बहुत विजनरी और बहुत देशभक्त बैठे थे, जिन्होंने एक टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन करके डाल दिया था, क्योंकि उनका विजन था, वो जानते थे कि ये प्रॉब्लम देश के लिए आगे कितनी बड़ी बढ़ने वाली है। तो उस टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन वर्ड की वजह से ही आज सरकार इस कानून, इस आर्टिकल को हटाने में कामयाब हुई है। पेट में दर्द देखिए टीएमसी के क्यों हो रहा है, टीएमसी किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल को एक सेपरेट एंटिटी मान के चल रहे हैं। उन्होंने अपनी मोनोपोली, अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी तानाशाही वेस्ट बंगाल में भी चला रखी है। तो अब उनको लग रहा है कि एक एक करके हमारे देश में जितने भी ये लोग इस्लामिक स्टेट्स और जो एक जिहादी मानसिकता के साथ और जो एक कम्युनल माइंडसेट के साथ माइनॉरिटी वोट की जो पॉलिटिक्स करते हैं, और आसाम है, बहुत सारी जगह है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, कश्मीर है, ये इतनी स्टेट्स को जो इन्होंने जकड़ रखा था, अब इनको लग रहा है कि वो सब टारगेट पे है। अब इनको लग रहा है कि हाँ, इनका जो ये एक अखंड भारत का सपना है, या इनका जो सपना है कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, उस चीज की तरफ ही एक बहुत विजन और एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की क्षमता के साथ बढ़ रहे हैं। इससे ये लोग घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं। ठीक है मैडम, तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने जो बयानात है उनके अपने हो सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है वो मुल्क के मफाद में हुआ है। अमित रैना जी को जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी के जो तमाम मेहमान हैं उनसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी।